सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इनपुट फंक्शन, स्कैनफ एंड ऑपरेटर्स और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो चलिए बिगिन करते हैं। ये हमारा सबसे पहला पेज जहाँ पे हमने स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। इस बार रन टाइम पे जब हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू इनपुट करेंगे तब हमें स्कैनफ नाम के फंक्शन की जरूरत होगी, जैसा कि इस पेज में हमने डिजाइन किया है। स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड टू टेक इनपुट एंड स्टोर द डेटा इनटू वेरिएबल एट रन टाइम। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो रन टाइम पे विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ हम कीबोर्ड से जो भी वैल्यूज टाइप करेंगे वो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर होगा। अब आता है सिंटैक्स ऑफ स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है स्कैनफ फंक्शन और इसके पैरेंथेसिस में दो पार्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा में फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये जिसे कन्वर्जन स्ट्रिंग भी कहते हैं, और कॉमा के बाद एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो पहले समझते हैं ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल होता क्या है। तो देखिए नोट में मैंने ये बताया है एम्परसेंड जो एंड का सिंबल है और उसके साथ नेम ऑफ वेरिएबल अगर अटैच करते हैं तो वो दोनों मिल करके कहलाएगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल। इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल को डिजाइन किया है। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर n जहां पे हम एक नया डेटा स्टोर करेंगे और इसका टाइप है इंटीजर। उसके बाद यूजर के लिए एक रिक्वेस्ट भेजा है दैट इज printf एंटर द नंबर। जब प्रोग्राम रन करेगा तो ये मैसेज यूजर को दिखेगा कि एग्जैक्टली रिक्वेस्ट क्या है। और उसके बाद स्कैनफ इट मीन्स कीबोर्ड से अब हम कोई वैल्यू टाइप करेंगे और वो वैल्यू किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर होगा। तो चलिए समझते हैं इस लाइन से जहां पे लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा में %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, और ये %d किसके लिए यूज किया जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि कौन से वेरिएबल में डेटा स्टोर होना है और उसका टाइप क्या है। तो वेरिएबल का नाम है n और टाइप है इंटीजर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कहता है, अगर वेरिएबल का टाइप इंटीजर होगा तो %d यूज करेंगे, अगर वेरिएबल का टाइप फ्लोट होगा तो %f यूज करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज आ गई, फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट इज %d। और दूसरा कहता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल को मेंशन कैसे करते हैं, एंड का सिंबल जिसे एम्परसेंड कहते हैं और उसके साथ वेरिएबल का नाम। तो हमने इस एग्जाम्पल में वेरिएबल का नाम क्या रखा है n, तो ये हो गया %n। तो %n दैट इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो अब ये स्कैनफ क्या करेगा, n के लोकेशन, n जहां भी मेमोरी में बना होगा उस एड्रेस पे जा करके जो भी हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप करेंगे कीबोर्ड से उसे उस लोकेशन पे स्टोर करेगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैनफ। तो आगे इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और इंप्लीमेंट करके इसे रन भी कराएंगे। तो चलिए नेक्स्ट है पॉइंट हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर है क्या, ऑपरेटर एक सिंबल है जिस सिंबल के बेसिस पे हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। और ये कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, दीज ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप बेस्ड ऑन देयर रोल, दे आर एज फॉलोज। तो जितने भी टाइप के ऑपरेशंस हो सकेंगे उनका यहाँ पे लिस्ट डिजाइन कर दिया है। तो सबसे पहला टास्क जो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। पॉइंट नंबर 2 असाइनमेंट ऑपरेटर। पॉइंट नंबर 3 कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। पॉइंट नंबर 4 रिलेशनल ऑपरेटर। पॉइंट नंबर 5 लॉजिकल ऑपरेटर।
Point number 6, conditional operator. Point number 7, increment decrement operator. एंड पॉइंट नंबर 8, बिटवाइज ऑपरेटर। तो इतने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हम लोग यूज करेंगे और इनके बेसिस पे आगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या कहता है। तो यहां पे देखिए दो कैटेगरी मैंने बनाया, एक तरफ लिखा है मैंने ऑपरेटर और एक तरफ उसके मीनिंग्स को डिजाइन किया। तो प्लस का सिंबल जहां भी हम यूज करेंगे दैट इज एडिशन, माइनस का सिंबल सब्ट्रैक्शन, स्टार सिंबल मल्टीप्लिकेशन, स्लैश सिंबल डिवीजन और परसेंट सिंबल दैट इज मॉडुलस डिवीजन। जब हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना होता है डिवीजन में तब हम ये मॉड का कॉन्सेप्ट या परसेंट सिंबल यूज करेंगे। इसे हम लोग सी के प्रोग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने डिजाइन किया है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपने एग्जांपल देखा था सी प्रोग्रामिंग के पहले प्रोग्राम को, और उसके बाद एक और एग्जांपल मैंने बताया था। उसमें मैंने ये बताया था कि सबसे पहला हम काम ये कर लें कि हेडर फाइल इंक्लूड कर लें। तो यहाँ पे मैंने stdio.h और conio.h दोनों हेडर फाइल लगा दिया। उसके बाद void main से हमारा प्रोग्राम बिगिन करता है। अब यहाँ पे दो नंबर के सम के लिए हमने तीन वेरिएबल बनाया है और तीनों इंटीजर टाइप, n1, n2, सम, और उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन दैट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। उसके बाद लाइन नंबर 2 में लिखा है मैंने CLR SCR फंक्शन। ये बैकग्राउंड स्क्रीन को रन टाइम पे क्लियर करेगा। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट है प्रिंटफ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखा है इंटर द फर्स्ट नंबर, ये मॉनिटर के स्क्रीन पे शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्कैनफ। अब चूंकि पहला नंबर हमें n1 के लोकेशन पे स्टोर करना है तो स्कैनफ क्या कहता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर और कॉमा के बाद एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो पहला वेरिएबल है हमारा n1, तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल क्या होगा, एम्परसेंड विथ नेम ऑफ वेरिएबल। तो उस हिसाब से स्कैनफ क्या हो गया, स्कैनफ %d, एम्परसेंड n1। तो सेम एज सेकेंड नंबर दैट इज printf इंटर द सेकेंड नंबर, scanf %d एंड एम्परसेंड ऑफ n2। तो ये इन लाइन के एग्जीक्यूट होने से n1 के लोकेशन पे पहला डेटा और n2 के लोकेशन पे दूसरा डेटा स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट काम है लॉजिक, दैट इज सम इक्वल n1 प्लस n2। n1 के वैल्यू को और n2 के वैल्यू को दोनों को कैलकुलेट करके कहां पे स्टोर कर रहे हैं, सम नाम के वेरिएबल में विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ जो इक्वल सिंबल है इट इज नॉट अ कंपैरिजन ऑपरेटर, इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डेटा होगा उसे राइट हैंड साइड के कंटेनर में असाइंड करना, दैट इज स्टोर करना, ये काम है असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो चलिए यहां तक क्या हो गया, सम नाम के वेरिएबल में दोनों वैल्यू कैलकुलेट होकर के स्टोर हो गया। अब लास्ट लाइन printf /n, न्यू लाइन में इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होगा और ये मैसेज डिस्प्ले करेगा सम ऑफ टू नंबर इक्वल, यहां तक। अब उसके बाद आता है फॉर्मेट स्पेसिफाई दैट इज %d। तो जहां पे %d दिखा वो स्विच करके बाहर चला जाएगा और कहां पे कॉमा के बाद जो सबसे पहला वेरिएबल होगा उस लोकेशन से डेटा को एक्सेस करेगा और डिस्प्ले करेगा। तो देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा जहां पे क्लोज हो रहा है, कॉमा के बाद एक वेरिएबल है जिसका नाम है सम। तो सम में जो भी डेटा होगा उस डेटा को वो डिस्प्ले करेगा और डिस्प्ले करने के बाद सेमीकोलन, इनका काम खत्म, और लास्ट में गेट ch, उसके बाद क्लोजिंग ऑफ मेन प्रोग्राम। तो ये था कंक्लूजन या एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोग्राम वन लाइन बाय लाइन, कि हर लाइन का क्या रोल प्ले होता है। इन प्रोग्राम को हम लोग सी के एडिटर पे भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए पहले आगे चलते हैं और कुछ और ऑपरेटर्स को समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसकी बात अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि सम इक्वल टू n1 प्लस n2। देखिए इसका काम क्या है, इट इज यूज टू असाइन
the specific value of the variable or constant to the given variable. Equal symbol is called assignment operator. सिंटेक्स क्या कहता है? एक्सप्रेशन इक्वल वेरिएबल, मतलब जो भी लेफ्ट हैंड साइड में डेटा, राइट हैंड साइड में डेटा होगा उसे वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करेगा. जैसे इंट k इक्वल 10, तो 10 कोई वैल्यू है, उसे k नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. अब देखिए नेक्स्ट है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर. देखिए यहाँ पे जितने भी सिंबल्स हैं उन सिंबल्स में आप देख सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर लगा, जैसे प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, स्टार इक्वल्स. तो जैसा कि हम देख सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बना है. बेसिकली जब हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो कुछ इस तरह का एग्जाम्पल हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. जैसे देखें x इक्वल 100 एंड y इक्वल 200. अगर मैंने शॉर्ट में लिखा x प्लस इक्वल y, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका इंटरनल मीनिंग ये होता है x इक्वल x प्लस y. सपोज हमने x माइनस इक्वल y लिख दिया, इसका इंटरनल मीनिंग क्या होगा? कंपाइलर क्या समझेगा? तो कंपाइलर ये समझेगा कि x इक्वल x माइनस y, इट मीन्स x में y को सब्ट्रैक्ट करके x में असाइन करना. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. नेक्स्ट वन इज रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर जब हमें दो वेरिएबल के बीच में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये दो वेरिएबल को हमें कंपेयर करना हो, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का डबल इक्वल वाला सिंबल होता है. ये दो ऑपरेटर में हमें चेक करना है नॉट इक्वल, दैट इज एक्सक्लामेशन और इक्वल. तो कंपैरिजन करने में ये रिलेशनल ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एंड, और नॉट. एंड का यूज डबल एंड सिंबल से होता है, और का यूज ये दो सिंगल पाइपलाइन के का यूज करके करते हैं, और नॉट का यूज एक्सक्लामेशन का यूज करके करते हैं. अब ये एंड और नॉट ये कब यूज करते हैं? अभी ऐसा समझें कि जब हमें दो सिचुएशन को हैंडल करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी सोशल मीडिया पे लॉगिन किया होगा, तो किसी किसी सोशल मीडिया पे ये होता है कि अगर आपने कैपिटल लेटर में अपना यूजर आईडी दिया तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जैसे ईमेल आईडी दिया था, अगर आपने स्मॉल में दिया है तो स्मॉल लेटर ही चाहिए. और दूसरा पॉइंट ये कहता है चाहे वो कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर में हो, एटलीस्ट नाम सही होना चाहिए, दो में से कोई भी हो तो वो ट्रू होगा. सेम ऐसी ही सिचुएशन के लिए एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर बनाया गया. एंड ऑपरेटर इट मीन्स दोनों का दोनों सिचुएशन सही होना चाहिए. इट मीन्स आपका ईमेल आईडी यूजर आईडी में बिल्कुल सही लेटर होना चाहिए, और ये वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने रजिस्ट्रेशन में इंटर किया था. अगर कैप्स में इंटर किया तो कैप्स में ही होना चाहिए. अगर दो में से कोई एक भी सिचुएशन रॉन्ग होगा तो वो आंसर फॉल्स हो जाएगा. लेकिन और ये कहता है दो में से कोई एक सिचुएशन, या तो ईमेल आईडी सही हो या ईमेल आईडी अपने ही केस में हो, दो में से कोई एक, चाहे वो कैपिटल लेटर में हो चाहे स्मॉल लेटर में हो, तो दो में से कोई एक भी सिचुएशन अगर सही होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ और. जैसा कि यहाँ पे ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, अगर एंड गेट की बात करें तो एंड ट्रू कब हो रहा है? जब दोनों एक्सप्रेशन सही हो रहा है तब.
दो में से कोई भी एक अगर गलत होता है तो आंसर फॉल्स। और क्या कहता है, सिर्फ एटलीस्ट एक भी ट्रू है दो में से एक एक्सप्रेशन तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और नॉट तो आप समझते हैं, अगर हमने कंडीशन ट्रू करा तो वो फॉल्स, फॉल्स कहा तो वो ट्रू। चलिए इन सब के एक्सप्लेनेशन वन बाय वन करके हम लोग प्रोग्रामिंग में देखेंगे। अब नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। इसमें होता क्या है, क्वेश्चन मार्क और कोलोन का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन मार्क से पहले हम कोई कंडीशन को सेट करेंगे और क्वेश्चन मार्क के बाद उसका रिजल्ट हम लिखेंगे ट्रू के फॉर्मेट में, और कोलोन के बाद उसका रिजल्ट हम लिखेंगे फॉल्स के फॉर्मेट में। अगर एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होता है और उसका रिजल्ट ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो हमने आंसर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर एक्सप्रेशन 1 का लॉजिक जो हमने लिखा है वो फॉल्स होता है तो कोलोन के बाद जो हमने लिखा होगा स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तो था एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट को हम लोग वन बाय वन एक एक करके एग्जाम्पल चलेंगे। ये ऑपरेटर चूंकि है बहुत बड़ा सा टॉपिक, इन अ सिंगल क्लास हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, और अगर सिंगल क्लास में कंप्लीट करना चाहें तो वो क्लास बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप स्टूडेंट्स के लिए समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, कोलोन और क्वेश्चन मार्क के बेसिस पे जो कंडीशनल ऑपरेटर है उस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने डिजाइन किया है। आई थिंक शायद अभी आपको समझ में आ जाए। देखिए जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाया है, इंटीजर आई, जे एंड कोशेंट। इंटर 2 नंबर, 2 नंबर इनपुट करना है तो 2% डी, एम्परसेंड आई एंड एम्परसेंड जे, पहला वैल्यू आई के पास स्टोर होगा और दूसरा वैल्यू जे के पास। अब यहां देखिए, ये यहां पे देखिए जे इक्वल इक्वल 0 तो क्वेश्चन मार्क के बाद है 0 एंड कोलोन के बाद है आई डिवाइडेड बाई जे। एक्चुअली है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या कहता है कि अगर हमने 2 नंबर इंटर किया और जे का वैल्यू 0 होगा तो हम लोग जानते हैं समथिंग डिविजिबल बाय 0 क्या होता है, तो यहां से ये क्या करेगा 0 रिटर्न कर देगा। और जे के जगह पे कुछ और वैल्यू होगा तो वो कहां पे चला जाएगा, आई डिवाइडेड बाय 0 कोलोन के पास, और इस टास्क को परफॉर्म करेगा और फाइनली क्वोशेंट वाले वेरिएबल में डेटा स्टोर करेगा और लास्ट में इसी डेटा को प्रिंट करेगा। तो चलिए इन सारे एग्जांपल्स को हम लोग समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि एग्जैक्टली व्हाट आर द ऑपरेटर्स, किन किन ऑपरेटर्स का नाम अभी हमने मेंशन किया, उनमें कौन कौन से सिंबल्स यूज होते हैं, बस अभी के लिए इतना जानना जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर पे और सबसे पहले अर्थमेटिक एग्जाम्पल को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे और उसे टेस्ट करेंगे, एग्जीक्यूट कंपाइल सारा टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए चलते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर पे। तो टर्बो सी के एडिटर को हमने ओपन कर लिया है और सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम लिखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 टू कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर। तो जो एग्जाम्पल हमने इससे पहले स्कैनफ को और ऑपरेटर को एक्सप्लेन करते वक्त लिखा था, तो चलिए पहले उसी एग्जाम्पल से बिगिन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, दैट इज हैश include stdio.h and hash include conio.h। अब इसके बाद void main, और उसके बाद फिर हमें void main के अंदर में सबसे पहला काम ये करें, तो यहाँ पे हम 3 वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। सबसे पहला वेरिएबल n1, दूसरा वेरिएबल n2 और तीसरा वेरिएबल sum, तीनों इंटीजर टाइप का। फिर क्लियर स्क्रीन के लिए CLRSCR, और नेक्स्ट है हमारा पहला स्टेटमेंट दैट इज प्रिंटफ, और यहाँ पे यूजर को हम मैसेज दे रहे हैं इंटर द फर्स्ट नंबर
और उसके बाद फिर स्कैनफ, और स्कैनफ में पहले लोकेशन पे हमें डेटा स्टोर करना है, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d एंड m%n1 n1 के लोकेशन पे स्टोर होगा। सेम एज printf, इंटर द सेकेंड नंबर एंड scanf %d, m%n2 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। उसके बाद सम इक्वल n1 प्लस n2। इस लाइन के एग्जीक्यूट होते ही दोनों वेरिएबल से डेटा को कैलकुलेट करके सम वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब नेक्स्ट लाइन है printf सम, क्योंकि अब हमें मैसेज को डिस्प्ले करना है तो सम इक्वल टू %d सम। तो ये लाइन भी आई थिंक समझ रहे होंगे, जहां पे %d मिलेगा वो स्विच करके कॉमा से बाहर और वेरिएबल से डेटा को एक्सेस करेगा। फिर है गेट ch एंड क्लोजिंग ऑफ मेन। तो चलिए सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर लें, उसके बाद कंपाइल कर लें। अब ये देखिए हमारा कंपाइलेशन सक्सेस हो गया। फिर रन कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए मॉनिटर स्क्रीन पे पूछ रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर एंड इंटर द सेकंड नंबर, 1 1 एंड 2 2, देन रिजल्ट इज 3 3। तो सम इक्वल टू 33। तो ये हमारा सबसे पहला एडिशन ऑपरेशन जिसे हम लोगों ने प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट किया। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो फिर से हम लोग फाइल के न्यू में जाएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिखेंगे इस बार कौन सा एग्जाम्पल बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 2 डिवीजन ऑपरेशन के लिए, तो डिवीजन ऑफ नंबर। तो चलिए सबसे पहले काम हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड कर लें, #include stdio.h एंड #include conio.h। ये दो हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद void main, और सेम यहां भी हम लोग वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे, बट इस बार क्योंकि ये डिवीजन का केस है तो आंसर डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है। तो डेटा टाइप इस बार हम लोग सेलेक्ट करेंगे फ्लोट। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्लोट डेटा टाइप को अकॉर्डिंग 3 वेरिएबल बनाए, n1, n2, div, उसके बाद सेमीकोलन। अब चलिए printf में हमने मैसेज दिया इंटर द फर्स्ट नंबर, और scanf में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये फ्लोट है तो %f एंड m%n1 पहले लोकेशन में डेटा स्टोर। printf इंटर द सेकेंड नंबर, और सेम एज उसी तरह से scanf %f एंड m%n2। अब ये मेरे ख्याल से इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर को एक्सप्लेन किया, तो एक बार अगर कंफ्यूजन हो तो उस वीडियो को जरूर देखें। अब आगे चलें, div इक्वल्स n1/n2 डिवाइड होकर के div नाम के ऑपरेटर में स्टोर हो जाएगा, वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब इसके रिजल्ट को डिस्प्ले करें, डिवीजन इक्वल्स %f डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा div, और लास्ट में गेट ch एंड क्लोजिंग ऑफ मेन। तो पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लें, उसके बाद कंपाइल कर लें, और तब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए इंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैंने पहला नंबर रखा 15 और दूसरा नंबर रखा 3। तो देखिए डिवीजन होकर के हमें पॉइंट में आंसर आ रहा है ना, 5 पॉइंट समथिंग 00। तो जब भी हमें डेसिमल या फ्रैक्शन का काम करना होगा तो फ्लोट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 मॉडुलस ऑपरेटर के लिए। तो मॉडुलस डिवीजन ऑफ नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। बेसिकली होता क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमने देखा, लेकिन मॉडुलस डिवीजन में हमें आंसर रिमाइंडर वाला मिलता है कि आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर में कौन सा वैल्यू बचा वो हमें डिस्प्ले करता है मॉडुलस डिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने हेडर फाइल ऐड कर दिया है, #include stdio.h एंड #include conio.h, void main। अब उसके बाद इस बार इंटीजर में भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, फ्लोट में भी बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। लेकिन रिमाइंडर में जो आंसर होगा वो इंटीजर ही होता है,
आप लोग चेक करके देख लेंगे। तो हमने 3 वेरिएबल बनाया, n1, n2, मॉड वेरिएबल का नाम, एंड तीनों का टाइप है इंटीजर। तो फिर से हम 2 नंबर इनपुट करेंगे, इंटर फर्स्ट नंबर एंड इंटर सेकंड नंबर। और जी हाँ, बिल्कुल स्कैनफ में इस बार %d होगा, क्योंकि n1 इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसलिए स्कैनफ %d %n1, और दूसरा स्कैनफ %d %n2। अब फॉर्मूला mod इक्वल n1 % सिंबल और उसके बाद n2। ये लाइन कैलकुलेट होते ही मॉडुलस डिवीजन हो जाएगा और जो भी रिमाइंडर में वैल्यू होगा वो mod नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब लास्ट हम प्रिंटफ से इस वैल्यू को डिस्प्ले कर लें। जैसे मैंने लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा में मॉडुलस डिवीजन इक्वल %d डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट मॉड, इसके बाद सेमीकोलन गेट ch एंड क्लोजिंग। इस प्रोग्राम को सेव कर लें, फिर कंपाइल कर लें। कंपाइलेशन सक्सेस। इस प्रोग्राम को अब रन कराते हैं। तो चलिए पहला नंबर इनपुट करते हैं 4, दूसरा नंबर 2। तो डिवीजन होकर के 0 मिलेगा, रिमाइंडर कंप्लीटली डिवीजन हो गया, दैट इज आंसर इज 0। चलिए एक बार फिर से देखते हैं 5, सेकेंड नंबर इज 2, मॉडुलस डिवीजन इज 1, यस इट इज नॉट कंप्लीटली डिवीजन, रिमाइंडर इज 1। तो इस तरह से हम टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहाँ तक, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू।